नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी यह सुनकर हैरानी हुई कि हमारी दुनिया जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं? क्या विज्ञान की कुछ शाखाएं इतनी रहस्यमयी हो सकती हैं कि वे हमारी सोच को पूरी तरह बदल दें? आज के बुक्स गैलेक्सी के पॉडकास्ट में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं जो क्वांटम फिजिक्स की इस जादुई दुनिया के हर कोने से पर्दा हटाएंगे। वे हमें बताएंगे कि कैसे हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण हमारी हकीकत को आकार देते हैं। यह पॉडकास्ट सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कैसे ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ते हैं और कैसे आने वाले समय में ये मानवीय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। सोचिए, अगर मैं कहूं कि जिस दीवार को हम छूते हैं, ठोस महसूस करते हैं, वो असल में लगभग पूरी तरह खाली जगह है, या फिर कोई एक चीज एक ही वक्त में यहां भी हो और मान लीजिए वहां भी हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, किसी जादू की कहानी जैसा। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है, हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग। लेकिन ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। आज हम क्वांटम फिजिक्स की ऐसी ही हैरान करने वाली और सच कहूं तो थोड़ी दिमाग घुमा देने वाली दुनिया में गहरी डुबकी लगा रहे हैं। ये वो विज्ञान है जो हमें बताता है ब्रह्मांड के सबसे छोटे बुनियादी कणों के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे रोज के नियम वो काम ही नहीं करते। बिल्कुल, एक पूरी तरह से अलग हकीकत। हमारे पास एक दिलचस्प किताब है, क्वांटम फिजिक्स अ जर्नी इनटू द मिस्टीरियस यूनिवर्स। इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास, और हमारा इरादा है कि इन क्या कहते हैं गूढ़ बातों को आसान भाषा में समझें, कुछ उदाहरणों के साथ। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे जितना हो सके सरल बनाया जाए। तो तैयार हो जाइए, हम जानेंगे कि रोशनी एक ही साथ लहर भी है और कण भी। ये कैसे हो सकता है, और कैसे एक बेचारी काल्पनिक बिल्ली एक ही वक्त में जिंदा और मृत दोनों हो सकती है। हाँ, श्रोडिंगर की बिल्ली बड़ा मशहूर उदाहरण है। और ये भी कि कैसे सिर्फ हमारा देखना हकीकत को बदल सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उसी ठोस लगने वाली चीज से, जैसे ये टेबल या दीवार। हमें लगता है ये एकदम भरी हुई हैं, स्थिर हैं, पर अगर हम इन्हें बहुत ही ज्यादा गहराई से देखें, परमाणुओं के स्तर पर, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। परमाणु जिनसे हर चीज बनी है वो खुद ही ज्यादातर खाली जगह है। सोचिए, बीच में एक बहुत छोटा सा नाभिक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बहुत बहुत दूरी पर घूम रहे हैं, जैसे किसी बड़े स्टेडियम में कुछ मक्खियां हों। बाप रे, इतना खाली। हाँ, और ये कण कभी रुके भी नहीं होते। ये लगातार हिलते डुलते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो फिर सवाल वही है, अगर सब इतना खाली है तो ये टेबल मुझे ठोस क्यों महसूस होती है? मैं इसके आर पार क्यों नहीं जा पाता? अच्छा सवाल है। इसका राज है उन कणों की आपसी क्रिया में और उनकी गति में। परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को धकेलते हैं, एक तरह का अदृश्य शक्ति क्षेत्र, एक फोर्स फील्ड बना लेते हैं। अच्छा। तो जब आप टेबल को छूते हैं तो आपके हाथ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन वो टेबल के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हैं, रोकते हैं। जैसे वो तेज घूमता हुआ पंखा, उसके ब्लेड दिखते नहीं, पर हाथ डालो तो लगता है ठोस है। बिल्कुल सही उदाहरण। ब्लेड तो अपनी जगह है, पर उनकी तेज गति एक ठोस घेरे का एहसास कराती है। क्वांटम फिजिक्स हमें यही सिखाती है कि हमारी ठोस दुनिया असल में ऊर्जा और संभावनाओं का एक गतिशील नृत्य है, स्थिर कुछ भी नहीं है। ये सोच ही पूरी तरह से अलग है, और इस क्रांति की शुरुआत हुई क्वांटम शब्द से। इसका मतलब क्या है बच्चे? क्वांटम का सीधा सा मतलब है कितनी मात्रा या एक निश्चित छोटी इकाई। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1900 के आसपास। मैक्स प्लैंक नाम के एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। वो ऊर्जा के बर्ताव को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऊर्जा, एनर्जी। हाँ, एनर्जी। उस समय मानते थे कि ऊर्जा पानी की धारा की तरह लगातार बहती है, आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं, कम, ज्यादा, थोड़ी सी। लेकिन प्लैंक ने पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऊर्जा छोटे छोटे अलग अलग पैकेट या बंडलों में आती जाती है, जैसे सिक्के। पैकेट्स में? हाँ, पैकेट्स, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा।
हर पैकेट की ऊर्जा फिक्स होती है, निश्चित। आप या तो पूरा एक पैकेट ले सकते हैं या 2 या 3, लेकिन 1.5 पैकेट नहीं ले सकते। अच्छा, जैसे सीढ़ी के पायदान, आप पहले पर हो सकते हैं या दूसरे पर, बीच में नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही। इस एक खोज ने ऊर्जा को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और फिर इसी विचार को आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया रोशनी के लिए। हाँ, बिल्कुल। आइंस्टाइन ने 1905 में कहा कि रोशनी भी, लाइट भी, ऐसे ही ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें बाद में फोटॉन नाम दिया गया। फोटॉन। जी, फोटॉन। यहीं से वो क्वांटम सोच असल में शुरू हुई कि सबसे बुनियादी स्तर पर दुनिया स्मूथ नहीं है, लगातार नहीं है, बल्कि दानेदार है, डिस्क्रीट है। चीजें तय नियमों से ज्यादा संभावनाओं पर चलती हैं। संभावनाएं, ये शब्द बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि क्वांटम दुनिया संभावनाओं की ही दुनिया है। और रोशनी का बर्ताव, वो तो और भी अजीब निकला। हाँ, वो कण है या लहर वाली बात। बिल्कुल, तरंग कण द्वैतता, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ये क्वांटम की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी पहेलियों में से एक है। सालों तक, बल्कि सदियों तक बहस चली। न्यूटन जैसे वैज्ञानिक मानते थे कि रोशनी छोटे कणों की बौछार है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस यंग जैसे वैज्ञानिकों के प्रयोग दिखाते थे कि नहीं, रोशनी तो पानी की लहरों की तरह फैलती है, मुड़ती है, टकराती है, व्यतिकरण दिखाती है। तो दोनों सही थे अपने अपने हिसाब से। हाँ, दोनों के पास मजबूत सबूत थे। फिर आइंस्टाइन आए फोटॉन के विचार के साथ। उन्होंने कहा, भाई लड़ो मत, रोशनी दोनों है, दोनों एक साथ। हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं या माप रहे हैं, जरूरत के हिसाब से। कभी वो फैली हुई लहर जैसा बर्ताव करती है और कभी एक जगह केंद्रित कण यानी फोटॉन जैसा। 1 मिनट, मतलब जब हम उसे नहीं देख रहे तो वो लहर है, और जैसी देखने की कोशिश की वो कण बन गई। कुछ ऐसा ही। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन प्रयोग यही दिखाते हैं। जब आप रोशनी को बस फैलने देते हैं तो वो दीवारों के कोनों से मुड़ जाती है, लहर की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। लेकिन जैसे ही आप डिटेक्टर लगाकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फोटॉन कहाँ टकराया, वो हमेशा एक कण की तरह एक बिंदु पर ही मिलता है। कमाल है। मतलब हमारा देखना, हमारा मापना उसके रूप को तय कर देता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हकीकत स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ, हमारे अवलोकन के साथ इंटरैक्ट कर रही है। अवलोकन से हकीकत का बदला, ये तो सच में दिमाग घुमा देता है। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है शायद, अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल, वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वांटम दुनिया का एक और फाउंडेशनल पिलर है, एक मौलिक नियम। ये कहता है कि हम किसी क्वांटम कण, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, की 2 खास बातें, एक उसकी सटीक स्थिति, मतलब वो ठीक कहाँ है, लोकेशन। हाँ, लोकेशन, और दूसरी उसका सटीक संवेग, मोमेंटम, यानी उसकी गति और दिशा। इन दोनों को एक ही समय पर पूरी निश्चितता के साथ कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं। मतलब अगर हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, तो उसकी गति गड़बड़ा जाएगी, उसकी जानकारी अनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर गति को एकदम सटीक माप लें तो वो कहाँ है इसका पता नहीं चलेगा, धुंधला हो जाएगा। एकदम सही। आप जितनी ज्यादा सटीकता से एक चीज जानेंगे, उतनी ही अनिश्चितता, उतनी ही अनसर्टेनिटी दूसरी चीज में बढ़ जाएगी। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। और ये हमारी गलती नहीं है, हमारे यंत्र खराब हैं इसलिए नहीं। नहीं, यही तो खास बात है। हाइजेनबर्ग ने समझाया कि ये हमारे यंत्रों की कमी नहीं है, ये प्रकृति का ही एक अंदरूनी गुण है। इट्स इनहेरेंट टू नेचर। क्वांटम स्तर पर चीजें थोड़ी धुंधली होती हैं, पूरी तरह से परिभाषित नहीं होती, सब कुछ संभावनाओं के दायरे में रहता है। संभावनाएं, फिर से वही शब्द। और इसी धुंधलेपन या संभावनाओं से एक और कमाल का विचार जुड़ा है, सुपरपोजिशन। ये क्या है? हाँ, सुपरपोजिशन। इसका सिद्धांत कहता है कि जब तक किसी क्वांटम कण को मापा नहीं जाता, ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो एक ही समय में अपनी सभी संभाव्य अवस्थाओं, सभी पॉसिबल स्टेट्स में मौजूद रह सकता है। सभी एक साथ? हाँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकता है। या मान लीजिए उसका स्पिन, वो एक ही समय पर ऊपर की ओर भी घूम सकता है और नीचे की ओर भी, दोनों अवस्थाओं का मिश्रण। कोई आसान सा उदाहरण है इसका रोजमर्रा की जिंदगी से? हाँ, एक तरह से वो हेड भी है और टेल भी, दोनों संभावनाएं उसमें एक साथ मौजूद हैं। जब वो गिरता है और आप उसे देखते हैं, तब वो किसी एक निश्चित अवस्था में आता है, या तो हेड या टेल। अच्छा,
तो क्वांटम कण भी मापने से पहले ऐसे ही होते हैं, हेड और टेल दोनों। बिल्कुल, संभावनाओं के एक मिश्रण में। और जब हम मापते हैं तो ये संभावनाओं का बादल, जिसे तकनीकी भाषा में वेव फंक्शन कहते हैं, वेव फंक्शन। हाँ, वो वेव फंक्शन सिकुड़ जाता है या कोलैप्स कर जाता है और कण किसी एक पक्की हकीकत में सामने आता है। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। वेव फंक्शन कोलैप्स। हाँ, ऐसा लगता है मानो हमारा मापना ही उसे मजबूर करता है कि वो अपनी सारी संभावनाओं को छोड़े और एक रूप चुन ले। और आपने कहा था इसी सुपरपोजिशन का इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटर में होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे आज के कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं। बिट या तो 0 हो सकता है या 1। बस। हाँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपरपोजिशन के कारण एक क्यूबिट एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी, और इन दोनों का मिश्रण भी। अच्छा। इससे क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई गणनाएं कर सकते हैं, जैसे एक साथ लाखों रास्ते तलाशना। इसीलिए उनकी शक्ति पारंपरिक कंप्यूटरों से कई ज्यादा होने की उम्मीद है। सुपरपोजिशन का ये विचार इतना अजीब है कि इसे समझाने के लिए श्रोडिंगर ने वो बिल्ली वाला प्रयोग सोचा था, है ना? श्रोडिंगर की बिल्ली। हाँ। वो क्या कहानी है? हाँ, इरविन श्रोडिंगर, उन्होंने ये एक दिमागी प्रयोग, एक थॉट एक्सपेरिमेंट रचा था। असल में किसी बिल्ली पर करने के लिए नहीं, वो क्वांटम नियमों के क्या कहते हैं बेतुकेपन को दिखाना चाहते थे जब उन्हें हमारी बड़ी दुनिया पर लागू किया जाए। अच्छा, तो क्या था प्रयोग? कल्पना करें एक बंद डिब्बा है, अंदर एक बिल्ली है। ठीक है। ठीक है, साथ में जहर की एक शीशी है, एक हथौड़ा है जो शीशी पे गिर सकता है, और एक अकेला रेडियोधर्मी परमाणु है। ओह, ये तो खतरनाक सेटअप लग रहा है। हाँ, इसीलिए ये सिर्फ दिमागी प्रयोग है। अब मान लीजिए उस परमाणु के टूटने की, डीके होने की 50% संभावना है 1 घंटे में। 50-50। हाँ, अगर वो परमाणु टूटता है तो एक डिटेक्टर उसे पकड़ लेगा और हथौड़े को गिरा देगा। हथौड़ा गिरेगा, शीशी टूटेगी, जहर निकलेगा और बिल्ली मर जाएगी। और अगर नहीं टूटा तो? अगर परमाणु नहीं टूटता तो कुछ नहीं होगा, बिल्ली जिंदा रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्वांटम कहाँ आया? अब आता है क्वांटम। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब तक हम डिब्बा खोलकर देखते नहीं कि परमाणु टूटा या नहीं, वो परमाणु किस अवस्था में है। सुपरपोजिशन में, मतलब टूटा भी है और नहीं भी टूटा। बिल्कुल, वो दोनों अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में है। और चूंकि बिल्ली का जिंदा या मुर्दा होना सीधे उस परमाणु से जुड़ा है, तो जब तक डिब्बा बंद है, बिल्ली किस अवस्था में है। ओहो, मतलब बिल्ली भी सुपरपोजिशन में है। वो एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। श्रोडिंगर के अनुसार हाँ, क्वांटम नियमों को सीधे लागू करे तो यही नतीजा निकलता है। जिंदा और मृत एक ही साथ? ये कैसे मुमकिन है? यही तो, ये सुनने में बेतुका लगता है। श्रोडिंगर का मकसद यही दिखाना था कि क्वांटम दुनिया के नियम हमारी रोजमर्रा की मैक्रोस्कोपिक दुनिया पर लागू करने से कितने अजीब नतीजे निकलते हैं। लेकिन ये प्रयोग फिर से उसी बात पर जोर देता है, मापन का, अवलोकन का महत्व। डिब्बा खोलकर देखना ही उस सुपरपोजिशन को तोड़ता है और बिल्ली को या तो जिंदा या मृत अवस्था में लाता है। ये पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट, का एक बहुत नाटकीय उदाहरण है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हकीकत तब तक तय नहीं होती जब तक हम उसे देखते नहीं? क्या हम हकीकत बना रहे हैं अपने देखने से? ये क्वांटम भौतिकी के सबसे गहरे, सबसे ज्यादा बहस वाले सवालों में से एक है। क्या अवलोकन सिर्फ जानकारी को जाहिर करता है, रिवील करता है, या वो हकीकत को आकार देता है, उसे बनाता है? क्वांटम सिद्धांत, कम से कम उसकी कुछ व्याख्याएं, इशारा करती हैं कि शायद दूसरा वाला सच है, कि हमारा अवलोकन सिर्फ पैसिव नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय रूप से वास्तविकता को प्रभावित करता है। और ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा करता है। चेतना का क्या रोल है इसमें? चेतना का रोल, बाप रे। और क्वांटम दुनिया का एक और रहस्य है जो दूरी और जुड़ाव की हमारी समझ को ही हिला देता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट, हाँ, उलझाव। ये शायद क्वांटम यांत्रिकी का सबसे रहस्यमयी, सबसे अजीब पहलू है। इसमें होता यह है कि 2 या ज्यादा कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो एक साझा क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, एक शेयर्ड क्वांटम स्टेट। उनका भाग्य, उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ जाती है। जुड़ जाती है मतलब कैसे? मतलब ये कि एक बार वो कण उलझ गए, एंटेंगल्ड हो गए, तो फिर आप उन्हें चाहे कितनी भी दूर ले जाएं, एक को यहाँ रखें, दूसरे को चांद पर ले जाएं या किसी दूसरी गैलेक्सी में, अच्छा, हाँ, वो जुड़े रहते हैं।
अगर आप यहाँ वाले कण की कोई प्रॉपर्टी मापते हैं, जैसे उसका स्पिन, मान लीजिए आपने मापा और वो अप निकला, तो आपको तुरंत उसी पल पता चल जाता है कि दूसरे कण का स्पिन डाउन होगा। तुरंत? मतलब उसी क्षण? उसी क्षण, इंस्टेंटेनियसली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोशनी की गति से भी तेज? कोई सिग्नल गया क्या उनके बीच? यही तो रहस्य है। ऐसा लगता है कि कोई सिग्नल नहीं जाता, कम से कम ऐसा कोई सिग्नल नहीं जिसे हम जानते हैं। ये जानकारी का तात्कालिक हस्तांतरण जैसा लगता है। आइंस्टीन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो इसे मानते ही नहीं थे। ये उनके सापेक्षता सिद्धांत के खिलाफ जाता था, जिसके अनुसार कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी रोशनी से तेज नहीं चल सकती। हाँ, E=mc² वाले आइंस्टाइन। वही, उन्होंने इसे मजाक में कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, दूर से होने वाली भूतिया हरकत। उन्हें लगता था कि क्वांटम सिद्धांत में जरूर कोई कमी है, वो अधूरा है, कोई छुपी हुई जानकारी है जो हमें पता नहीं। लेकिन क्या ये सच साबित हुआ है, एंटेंगलमेंट? हाँ, पिछले कई दशकों में अनगिनत प्रयोगों ने एंटेंगलमेंट की सच्चाई को बार बार साबित किया है। ये सचमुच होता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है कि दूरी का जो एहसास हमें होता है वो सिर्फ एक भ्रम हो और सब कुछ किसी अनदेखे धागे से एक दूसरे से बंधा हो। ये ब्रह्मांड की एकता, वननेस की ओर एक बहुत गहरा इशारा है। ये सारे सिद्धांत, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, सुनने में जितने दार्शनिक और अजीब लगते हैं, इनका असल दुनिया में इस्तेमाल भी हो रहा है। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का जिक्र किया था। बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटिंग इन्हीं अजीब क्वांटम नियमों का फायदा उठाने की कोशिश है, खासकर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का। जैसा हमने पहले बात की, क्यूबिट्स एक साथ कई मान रख सकते हैं, सुपरपोजिशन, और एंटेंगलमेंट के जरिए हम कई क्यूबिट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं जिससे वो मिलकर काम करें। इससे अभूतपूर्व गणना शक्ति मिलने की उम्मीद है। किस तरह की गणनाएं, किस तरह की समस्याएं सुलझाने में मदद मिलेगी? ऐसी समस्याएं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल है या असंभव है। जैसे नई दवाएं खोजना। अभी दवाएं बनाने में बहुत ट्रायल एंड एरर होता है। क्वांटम कंप्यूटर शायद अणुओं, मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को सीधा सिम्युलेट कर पाएंगे, जिससे सही दवा जल्दी बन सके। अच्छा। या फिर नई सामग्रियां बनाना, बेहतर बैटरी, बेहतर सोलर सेल, मौसम का ज्यादा सटीक पूर्वानुमान लगाना। अभी का मौसम पूर्वानुमान कुछ दिनों के लिए ही ठीक होता है, क्वांटम कंप्यूटर शायद हफ्तों या महीनों पहले बता सकें। वाह। जटिल वित्तीय प्रणालियों को समझना, शेयर बाजार का बेहतर मॉडल बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्मार्ट बनाना, और एक बड़ा क्षेत्र है क्रिप्टोग्राफी का, यानी डेटा को सुरक्षित रखने का। क्वांटम कंप्यूटर शायद आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को तोड़ सकें। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, लेकिन वो नए क्वांटम प्रूफ एन्क्रिप्शन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। तो ये एक दोधारी तलवार है। और हाँ, ब्रह्मांड के कुछ और रहस्यों को सुलझाने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे डार्क मैटर या ब्लैक होल। तो क्वांटम फिजिक्स सिर्फ लैब की या थ्योरी की चीज नहीं रही, अब ये भविष्य की तकनीक की नींव रख रही है। लेकिन क्या इसके कोई गहरे मायने भी हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के तरीके के लिए? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल है। क्वांटम फिजिक्स हमें विज्ञान के दायरे से बाहर जाकर सोचने पे मजबूर करती है। सोचिए, अगर हकीकत बुनियादी तौर पर अनिश्चित है, फिक्स्ड नहीं है, संभावनाओं से भरी है, अगर हमारा अवलोकन, हमारा ध्यान उसे प्रभावित करता है, अगर सब कुछ एक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है, इंटेंगल्ड है, तो इसका क्या मतलब है कि हम कौन हैं, ये ब्रह्मांड क्या है, हमारा इसमें क्या स्थान है? ये तो बड़े सवाल है। बिल्कुल। ये विज्ञान और दर्शन फिलॉसफी को बहुत करीब ले आता है। सदियों से दार्शनिक चेतना की प्रकृति पर, वास्तविकता के साथ उसके संबंध पर विचार करते आए हैं। क्वांटम फिजिक्स इन पुराने सवालों को एक नई रोशनी में देखने का मौका देती है। कुछ लोग तो प्राचीन दर्शनों में भी इसकी झलक देखते हैं, जैसे भारत के उपनिषदों की अवधारणा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा अणु में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। हाँ, कि शायद सूक्ष्म और स्थूल जगत के नियम जुड़े हुए हैं। क्या पता चेतना ही वास्तविकता का आधार हो। ये सब बहुत गहरे और स्पेक्युलेटिव सवाल हैं, पर क्वांटम हमें इन्हें पूछने पर मजबूर करता है। तो हम आम लोग इससे क्या सबक ले सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए?
मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक है अनिश्चितता को स्वीकार करना, अनसर्टेनिटी से घबराना नहीं। हम अक्सर स्थिरता चाहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया बताती है कि शायद स्थिरता एक भ्रम है, बदलाव, फ्लक्स ही शायद असली सच है। तो शायद हमें नियंत्रण की इच्छा थोड़ी कम करनी होगी, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ जीना सीखना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरा सबक है जुड़ाव का एहसास, इंटरकनेक्टेडनेस। हम अलग थलग द्वीप नहीं है, हम एक विशाल जुड़े हुए ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे काम, हमारे विचार शायद इस बड़े ताने बाने को प्रभावित करते हैं उन अनदेखे धागों के जरिए। तो क्वांटम फिजिक्स की इस गहरी डुबकी ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी सीधी साधी समझ से कहीं कहीं ज्यादा अजीब है, रहस्यमय है और संभावनाओं से भरा हुआ है। ये हमें सवाल पूछने के लिए उकसाता है, जो हम मानकर चलते हैं उसे चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है, और जो हम नहीं जानते उसे अपनाने के लिए। हाँ, अज्ञात को स्वीकारना। यह हमें सिखाता है कि जिसे हम असंभव मानते हैं वो शायद किसी और स्तर पर, किसी और नियम के तहत संभव हो। और अगर कुछ भी निश्चित नहीं है तो इसका मतलब है कि भविष्य खुला है। हमारे पास हमेशा नई संभावनाएं हैं। जब कुछ भी तय नहीं तो कुछ भी मुमकिन है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर हमारा अवलोकन, हमारा मापना भौतिक वास्तविकता को आकार दे सकता है, जैसा क्वांटम प्रयोग इशारा करते हैं, तो फिर हमारी अपनी चेतना, हमारा ध्यान, हमारी इरादे, हमारी मान्यताएं, इनकी शक्ति वास्तव में कितनी गहरी हो सकती है? क्या हम अनजाने में अपने विचारों और अपेक्षाओं से हर पल अपनी अनुभव की दुनिया को रच रहे हैं? इसका जवाब शायद विज्ञान और आत्मज्ञान के अगले महान अध्याय में छिपा हो। क्वांटम की दुनिया हमें याद दिलाती है कि हम सब एक अनदेखे गहरे जुड़ाव का हिस्सा हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि क्वांटम फिजिक्स के इस सफर ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।